मैं ये कहूँगा कि ये जब हुकूमत आई तो इनके चैलेंजेस काफ़ी थे। सबसे बड़ा चैलेंज तो इनका करंट अकाउंट डेफिसिट ही था। तो उसके बाद इनको कोशिश तो इन्होंने बड़ी की अपने दोस्तों से, सऊदी अरेबिया वगैरह से कुछ पैसे वगैरह लेने की, लेकिन जिसको कहते हैं ना, आस्क इतना बड़ा था, $20 बिलियन का गैप, फिर उसके बीच में डेट पेमेंट्स वो भी करनी थी, तो इनको IMF के पास जाना पड़ा। इस हुकूमत को IMF के पास जब जाना पड़ा तो एनवायरनमेंट वो नहीं थी जो कि मेरे वक्त में, जो 2008 में मैं जब IMF गया था तो दुनिया हमारे साथ थी। फाइट ऑन टेरर की वजह से हमें जो कंडीशंस लगाई गई वो उन्होंने कंडीशन नहीं लगाई, वो बल्कि उन्होंने हमारे से पूछा कि आप क्या कर सकते हैं। तो वो एनवायरनमेंट, फ्रेंडली एनवायरनमेंट को मैं कह सकता हूँ। इस वक्त जो एनवायरनमेंट था वो फ्रेंडली नहीं था, क्योंकि आपको मालूम है कि जो हमारे इर्द गिर्द जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से, और जो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ मुल्कों के, वो ज़ाहिर है उन्होंने इस चीज़ को डिफ़िकल्ट किया। तो हमारा जो ये IMF प्रोग्राम था ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था। इसमें उन्होंने फ्रंट लोडिंग कर दी सारी की सारी, और ऐसी कंडीशंस डाल दी जो कि जिसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट भी होती है। लेकिन आई थिंक इस हुकूमत ने वो जो सख्त कंडीशंस थी उसको भी, उसके होते हुए भी वो फॉलो किया और स्टेबिलिटी की तरफ लेके चले गए। करंट अकाउंट स्टेबिलिटी हो गई तो उसके बाद ज़ाहिर है कि ग्रोथ की तरफ इन्होंने जाना था। लेकिन फिर आपका कोविड हो गया। कोविड में जो भी इनके इनिशिएटिव हो रहे थे, जिसमें रेवेन्यू इनिशिएटिव था और बाकी जो इनिशिएटिव ये ले रहे थे कि वंस स्टेबिलिटी आ जाए इन काइंड ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, तो वो होनी थी, वो वहीं के वहीं धरी की धरी रह गई। लेकिन जैसे कोविड रिसीड किया तो वो फिर से इनके कोविड के बीच में भी इन्होंने काफ़ी, इस हुकूमत ने 1.2 ट्रिलियन रुपीस का जो जो पैकेज दिया, रिलीफ पैकेज, वो भी ये काफ़ी उसको क्रेडिट जाता है कि उसने स्टेबल कर दी सिचुएशन और आराम से आपकी इकॉनमी ने थोड़ा बढ़ना शुरू किया। अब वो अभी उसके समरात अभी आना ही शुरू हुए हैं, जिसके बीच में आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो सही बढ़ रही है। आपकी क्रॉप्स सवाए कॉटन के बाकी क्रॉप्स अच्छी हैं, और रेमिटेंसेस हमारी जो हैं वो माशाल्लाह एक रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आ रही हैं। तो वो अभी हुआ ही था। और हमारे रेवेन्यूज़ जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि जिसमें ये मेरे साथ बैठे हुए हैं अपना डॉक्टर वकार साहब, कि मार्च के बीच में 46% जो है ग्रो किया रेवेन्यू ने पिछले साल से। पिछले साल में नेगेटिव ग्रोथ थी 6% वर्सेस ईयर बिफोर। तो इसका मतलब नेट बेसिस पे 40% जो है उन्होंने ग्रो किया वर्सेस 18-19। इस अप्रैल में, पिछले महीने में 20 तारीख तक जो ग्रोथ थी वो 92% थी, 92% वर्सेस अप्रैल ऑफ 2020। तो बड़ी हम खुश हो रहे थे कि यार ये तो बड़ी अच्छी बात है। और 16% नेगेटिव ग्रोथ थी पिछले साल, उसको निकाल भी दें तो यू आर टॉकिंग अबाउट अराउंड 74% ग्रोथ। लेकिन आखिरी 10 दिन में फिर से ये कोविड जो 3 आया, लॉकडाउन शुरू हो गए, तो वो स्लाइड होके 92% से वो एंड हुआ 57% पे। सो इसका मतलब है कि अभी इस वक्त हमें जो ख़तरा आ रहा है वो कोविड से आ रहा है, वरना हमारी जो है वो एक किस्म से रिकवरी शुरू हो चुकी है ना। एंड मैं इधर आ गया हूँ अभी, और मेरी क्या फ़िलासफ़ी है, प्राइम मिनिस्टर की इस वक्त क्या फ़िलासफ़ी है। हमारी फ़िलासफ़ी ये है कि हमने अब बेसिकली स्टेबलाइजेशन से निकल के ग्रोथ मोड में जाना है, हमने इस इकॉनमी को ग्रो करना है। सो हमारे लिए क्या चैलेंजेस हैं कि हम इसको कैसे, क्या ग्रो करने में क्या हमें करना पड़ेगा। हमें करना ये पड़ेगा कि ज़ाहिर है हम PhD पे के और प्रोजेक्ट्स
इंसेंटिवाइज़ करें इंडस्ट्री को, इंसेंटिवाइज़ करें एग्रीकल्चर को, तो इन सारों को, हाउसिंग को इंसेंटिवाइज़ करें ताकि लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट हो और इंडस्ट्री ये ग्रो करे। और उसके बीच में सबसे बड़ा जो एक हमारे लिए एलिमेंट आता है वो है कि हुकूमत के पास एक रेवेन्यू एनवेलप कितना बड़ा है। तो वो जैसे मैंने आपको बताया कि वो बड़ा अच्छा ग्रो कर रहा था, लेकिन अभी हमारी तो ये उम्मीद होगी कि ये जो हाइटेस है अपना कोविड-3 का ये थोड़ा हो और फिर से हम वापस अपनी रेल पटड़ी पर चढ़ जाएं। तो पहला हमारा ये होगा कि हम बेसिकली हमने इसको रेवेन्यू का एनवेलप बड़ा करना है और फिर उसके बाद हमने बाकी चीज़ों को पुश करना है ना। हमने एक चीज़ और शुरू की अभी, और वो ये है कि हमने इस मुल्क में 70 की दिहाई से जो शुरू की 70 जिसको आप प्लानिंग कमीशन का उस वक्त हम प्लानिंग करते होते थे, हम इकॉनमी की प्लानिंग करते होते, और हमारी जो इकॉनमी थी वाज वन ऑफ द टॉप इकॉनमीज़ इन एशिया। हम लोग 1968 में वी वर द 4th लार्जेस्ट इकॉनमी इन एशिया, जापान, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान। और अब हम जाके कहीं, और उस वक्त साउथ कोरिया जो था वो बेसिकली कुछ 8वें नंबर पे 7वें नंबर पे था, लेकिन उन्होंने वही जो हमारे से प्लान लेके गए वो उसको करते रहे और हमने उसको छोड़ दिया था। इस दफ़ा हमने अभी EAC के तहत हमने कुछ 12 ग्रुप्स बनाए हैं और वो 12 ग्रुप्स के बीच में हम बेसिकली अभी प्लानिंग करें शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। और वो कौन से एरियाज़ हैं वो मैं अभी बता सकता हूँ आपको कि उसके ऊपर हमने एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाने हैं उन्हीं मिनिस्ट्रीज़ के, उन्हीं लोगों के जिन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करना है, और ताकि फिर हम उनकी अकाउंटेबिलिटी भी कर सकें। उसके बीच में प्राइस स्टेबिलिटी है नंबर 1। हमने जो प्राइसेस है हमारी वो बिल्कुल एरेटिक हैं और बहुत ही हमारी इन्फ्लेशन जो है वो नीचे नहीं आ रही। तो हमने देखा है कि इसकी वजह क्या है, और उसमें मैंने सिर्फ बताना चाहता हूँ कि मैंने जो इनिशियल मैंने आके यहाँ देखा है कि जो हम बेसिकली तवज्जो ही नहीं दे रहे कि जो फार्मर से रिटेल तक जो प्राइस है वो क्यों इतनी ज़्यादा है। मतलब उसका मतलब मैं जिस तरह आपको एक दे देता हूँ, अब मेरे ख्याल टीवी पे किसी ने चलाया भी है कि प्याज जो है वो जैकोबाबाद में 3 रुपये पे फार्मर से मिलता है और 35 रुपये पे जाके रिटेल में मिलता है। क्यों? वाई इज़ इट दैट देयर इज़ सच अ वाइड अ काइंड ऑफ मार्जिन फॉर द मिडल मैन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसके ऊपर हमने बैठ के अभी वो तवज्जो देना शुरू की है और उसको हम देखेंगे कि इनोवेटिवली हम इन चीज़ों को कैसे इसको रिड्यूस करें, बिकॉज दिस इज़ हॉरेंडस ना। चलें ये तो एक में तो 1000% या जो भी है, लेकिन बाकी एवरेज पे 35, 50, 60% की जो है वो बेसिकली मिडल मैन का मार्जिन है। दिस शुड नॉट हैपन। सो आई थिंक तो प्राइस स्टेबिलिटी इज़ वन ऑफ आवर की काइंड ऑफ फोकस, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस वांट कि हमारा कॉमन मैन जो है उसके लिए जो चीज़ें हैं, महंगाई जो है ये कम होनी चाहिए, और स्पेशली एवरीडे यूज़ जो आइटम्स हैं। फिर हमने जो बाकी जो 10-11 मैं और बता सकता हूँ। सोशल प्रोटेक्शन इज़ अनदर वन, क्योंकि इस वक्त आप देखें हमारे पास कोई सोशल सिक्योरिटी तो है ही नहीं। सोशल प्रोटेक्शन जो है वो हम इस वक्त सिर्फ जो BISP का जो देते हैं थोड़े पैसे, लेकिन आई थिंक इसने सानिया निश्तर ने बड़ा अच्छा काम किया है एहसास में। तो हम चाह रहे हैं कि इसको थोड़ा सा और इसमें सेहत भी डाल दें, इसके बीच में एम्प्लॉयमेंट भी डाल दें, इसके में स्किल डेवलपमेंट भी डाल दें। तो इसको हमने इसको एक्सपेंड करना है। फिर फिस्कल सस्टेनेबिलिटी, जिसमें रेवेन्यू और कॉस्ट भी, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। एंड आई हैव टू टेल यू दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अभी तो ये तो हुकूमत 2-2.5 साल से आई है, बट मैं जब NFC करके गया था वो उसमें ये था कि डिवॉल्व हो गई थी कई मिनिस्ट्रीज़, और वो जो थी वो अपना उनके एक्सपेंसेस भी डिवॉल्व होने चाहिए थे, लेकिन वही मिनिस्ट्रीज़ को डिफरेंट नाम दे के उसके बेसिकली 300% तो उनके एक्सपेंसेस बढ़ गए। तो हमने उसको रैशनलाइज़ करना। ये देयर सपोज टू बी हमने 57.5% सूबों को इसलिए दिया था कि भाई वो चीज़ें वो खुद करें, तालीम है उसमें, सेहत है वगैरह, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह। तो ये हमने एक्सपेंस पे भी काम करना है, और इस एक्सपेंडिचर जो है ये दिस इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, बट मोर इम्पॉर्टेंट इज़ रेवेन्यू। और रेवेन्यू के बीच में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आई बिलीव एंड फ्रेंकली दिस टीम बिलीव्स कि हमारे FBR में दे हैव डन अ प्रीटी गुड जॉब एज ऑफ नाउ, बट ये भी मानना पड़ेगा हरासमेंट है, कि हरासमेंट है। हमारे लोग क्यों नहीं टैक्स नेट में आते? वो इसलिए नहीं आते कि हरासमेंट है उधर।
तो आप देखेंगे इस बजट में इंशाल्लाह हमको ऐसे प्रोग्राम्स लाएंगे जिसमें हरासमेंट जो है उसको कम करेंगे, बल्कि एलिमिनेट कर देंगे, ताकि ये आम आदमी जो है या कोई जो जाना टैक्स नेट में आना चाहता है उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर हमारी जो है इसमें एनर्जी एंड पावर एक बहुत बड़ा गुरीला बैठा हुआ हमारी टेबल पे, क्योंकि हमने ये इतने लगा दिए हैं कि उसकी कैपेसिटी पेमेंट्स ही बढ़ती जा रही हैं, और इतनी कैपेसिटी पेमेंट बढ़ रही है। और वो कहते थे कि जनाब, लोग कहते हैं, और मैं मैंने किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना, आज मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज़ नॉट माई पॉलिसी, आई एम गोइंग टू टेल यू हमने क्या करना है और बेहतरी कैसे लानी है। लेकिन कैपेसिटी पेमेंट में वो उनका ख्याल है कि ये हमारी ग्रोथ जो 5.5% थी वो बढ़ती रहती, तो शायद ये हमें कैपेसिटी पेमेंट देने की ज़रूरत ना होती। हमने ये कैलकुलेशन की है कि अगर हमारी इस वक्त ग्रोथ 7.5% भी होती है ना, 7.25 में, फिर भी हमारी बहुत बड़ी कैपेसिटी, तो हमने ओवर कैपेसिटी एक क्रिएट कर दिया, वो कर दिया, अब उसको हमें डील करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको हमने इसको देखना है। जिस तरह पहले मैंने कहा, हमारी 62 to 63% जो हमारी जो लोग हैं वो रहते हैं अपना रूरल एरियाज़ में हैं, ज़राअत उनका वो पेशा है, और उस पर हमारा जो है, हम देखें कि हमने पिछले 7-8 साल में 10 साल में हमारा क्या परफॉर्मेंस रही है। फ्लैट ऐप से फ्लैट, कभी एक साल थोड़ा सा बढ़ता है फिर नीचे आ जाता है, फिर बढ़ता है फिर नीचे। इसका मतलब हमने अंडर स्पेंड किया एग्रीकल्चर में। हमें एग्रीकल्चर के ऊपर पैसे खर्च करना पड़ेंगे, पानी पे करने, बीज पे करने चढ़ेंगे, फर्टिलाइज़र पे करने, मैकेनाइजेशन पे करना पड़ेगा, क्रेडिट पे करना पड़ेंगे, मार्केटिंग पे करना पड़ेंगे। वी विल हैव टू ट्रीट एग्रीकल्चर एज अ मेजर इंडस्ट्री फॉर अस, बिकॉज सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट वहीं हमें मिलती है। ठीक है जी, तो एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ आवर मेजर फोकस पॉइंट्स। फिर आपकी इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट्स, आपकी इंडस्ट्री जो है वो competitive नहीं है, इसलिए आप जो भी आता है डंप कर देता है यहाँ चीज़ें, तो इंपोर्ट भी अब आपकी ज़्यादा हो जाती है, और फिर उसके बाद उसको एक्सचेंज रेट आप खेलते हैं, उससे इन्फ्लेशन बढ़ती है, और एक्सपोर्ट आपकी competitive नहीं है, उसको किस तरह competitive करना है, वो फैमिली बिजनेसेस हैं, उनको कैसे, और फ्रेगमेंटेड है। आपकी जितनी एक्सपोर्ट है वो इस वक्त इंडस्ट्री जो फ्रेगमेंटेड है, आप टेक्सटाइल ले लें, नेम इट, स्पोर्ट्स गुड, इंजीनियरिंग, लाइट इंजीनियरिंग, क्योंकि ये फैमिली बिजनेसेस हैं, तो बाप जो होता है वो चेयरमैन होता है, बड़ा बेटा एमडी होता है, वो 2 जनरेशन के बाद स्प्लिट हो जाते हैं, वो सारे जैसे स्प्लिट होते हैं वो बिजनेसेस को भी स्प्लिट करते हैं। तो इस वक्त आपकी जो इंडस्ट्री है, और स्पेशली एक्सपोर्ट इंडस्ट्री वगैरह, वो फ्रेगमेंटेड है, इट हैज़ टू बी कंसोलिडेटेड। तो हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि एक कोई मैकेनिज्म क्रिएट किया। एक तो हमने कर दिया कि चैप्टर 11 आ गया, जो जिसको बैंकरप्सी लॉ है, वो है CRA के नाम से। अब हमने एक व्हीकल क्रिएट करना है जो इस इंडस्ट्री को कंसोलिडेट करे और फिर बेचे, जिसमें FDI लेके आए। ये मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, ये आपके लिए भी एक नई चीज़ होगी। हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में कोई FDI नहीं है, ज़ीरो FDI। दुनिया के बीच में जो लोगों ने एक्सपोर्ट्स बढ़ाई, वैसे वियतनाम है या चाइना था या मलेशिया वगैरह, वो FDI को जाके एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में लेके आते थे, ताकि एक तो पैसे आएँ, फिर टेक्निकल नोहा आए, और फिर मार्केट्स उनकी एस्टैब्लिश होती थी, वहाँ बना के वो वापस भेज देते थे। तो हमें ये करना पड़ेगा, और इसमें एक चीज़ तो ये मैं कंसोलिडेशन की बात कर रहा हूँ, दूसरा ये है कि हमें CPEC को यूज़ करना पड़ेगा। CPEC में चाइना ने बहुत पैसे खर्च किए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अब हम उनको कहना है कि भाईजान, ये आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए हैं यहाँ, आप मेहरबानी करें कि ये जो आउटसोर्स कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री को, आप वियतनाम लेके जा रहे हैं, आप मतलब म्यांमार लेके जा रहे हैं, आप थाईलैंड लेके जा रहे हैं, सारी जगह लेके, कुछ इधर भी लेके आए ना आप। अच्छा, वो सनसेट इंडस्ट्री कहते हैं उसको, वो आउटसोर्स कर रहे हैं 85 मिलियन जॉब्स, ओके, ओवर द लास्ट और नेक्स्ट 10 ईयर्स। वो कौन सी है? टेक्सटाइल है, वो लेदर है, वो तो हम करते हैं, उसका हमारे पास एक्सपर्टीज़ है। सो उनको कहना है भाईजान, इसमें आप अपनी कंपनीज़ को लेके आएँ, जहाँ ही मैन्युफैक्चर करें और एक्सपोर्ट करें यहाँ से। तो इसके ऊपर हमें काफ़ी तवज्जो देनी पड़ेगी। फिर अगर आप देखें कि एक और सेक्टर ऐसा है जो मेरे ख्याल में जिसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, और अगर हम उसको उस पर कॉन्सेंट्रेट करें तो इंशाल्लाह हम काफ़ी इसमें कामयाब, और वो है IT जो है इस वक्त आपकी 65% से ग्रो करी है ईयर ऑन ईयर। इसकी एक्सपोर्ट ये आराम से 100% पे हो सकती है। तो आज IT 2 बिलियन इस दफ़ा होगी,
जो एक्सपोर्ट है वो अगले 2 साल के बीच में 8 बिलियन हो सकती है आराम। मैं इसका आपको सिर्फ एग्जांपल देता हूँ कि मैं जब सिटी बैंक में था तो हमारे इंडिया मेरा काउंटर पार्ट होता 292 में 1992 में हम हांगकॉन्ग में बैठे थे, तो उसने कहा शौकत यू नो आर IT एक्सपोर्ट्स विल क्रॉस $1 billion in 2000 एंड देन इल क्रॉस $100 billion in 2010। मैं हंसना शुरू हो गया और मैं कहा यार तुम लोग हमेशा ही ऐसे डींगे मारते रहते। गेस व्हाट, दैट्स व्हाट हैपन। वो 100 बिलियन क्रॉस कर गए 2010 में। हम अगर इसमें कॉन्सनट्रेट करें और भेड़ चाल ना करें कि जी ये किसी ने लगा दे, नहीं, सोचें कि हमारा USP क्या है, हमारे पास क्या है और उसको हमने किधर लेके जाना है। तो IT जो है वो एक लिए हमारे लिए एक गेम चेंजर हो सकता है इन द नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स। तो हम उसके ऊपर आज, और इसमें ज़ाहिर है स्किल डेवलपमेंट वगैरह आएगी इसमें। फिर हमने ये देखना है हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन में आई थिंक प्राइम मिनिस्टर ने बहुत इस पर जोर लगाया और इसमें आपको मालूम है कि इसमें क्या ख़राबी थी। पाकिस्तान में 0.25% इस वक्त मॉर्गेज लोन्स हैं। दुनिया के बीच में, सारी दुनिया के बीच में जो ग्रोथ होती है वो हाउसिंग स्टार्ट से होती है। फ्रेडी मैक और फैनी मे जो अमेरिका के 2 गारंटी के इंस्टीट्यूशन है मॉर्गेज के, दे आर 80% ऑफ द GDP ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। उसकी जो है वो तकरीबन 17 से 18 ट्रिलियन की उनकी वो है और हम 0.25 हैं। क्यों नहीं होता था? फोरक्लोजर लॉ नहीं था और दूसरा यह है कि रेट्स जो थे वो हाई थे, तो लोग जो हैं अगर 14-15% पे नहीं कर सकते। ये दोनों चीज़ें ठीक कर दी गई हैं। इसमें अभी एक्टिविटी शुरू हुई है, मेरे ख्याल में इसको अभी थोड़ा सा ये टाइम लग रहा है, लेकिन एक दफ़ा मोमेंटम हुआ तो ये बैंक्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है बिकॉज ऑलमोस्ट सिक्योर्ड हैं जब आपके पास बैंक्रप्सी लॉ अगर आ गया तो ये एक हमें बहुत अच्छा है, इसको और हमने आगे लेके जाना है। फिर मैंने अभी आपसे बात की कि SOEs हैं, SOEs पे हमने मतलब बातें तो हमने काफ़ी की, लेकिन अब एक्शन होगा। ये SOEs को है, इसकी मैनेजमेंट जो है हमने लेके जा हुकूमत से निकाल देनी है और इसमें जो है प्राइवेट सेक्टर के बोर्ड्स अभी लग ही रहे हैं, लेकिन इसकी ओवर आर्चिंग जो इसकी जो सुपरविजन है वो मिनिस्ट्रियाँ नहीं करेंगी। वो बेसिकली एक प्राइवेट सेक्टर के टॉप टियर लोग होंगे, ना पॉलिटिशियन होंगे ना ब्यूरोक्रेट्स होंगे, और बेसिकली वो भी नहीं होंगे जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है कि बाद में वो ख़रीदें इनको। तो वो अच्छे लोग हम लेके आएंगे और वो इनको चलाएंगे और उसके ऊपर काफ़ी हमने काम बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं। लॉ को भी हम देख चुके हैं हमने कैसे करना है। फिर फाइनेंशियल सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा है जी, बाजी बैंक बहुत अच्छे चल रहे हैं। क्या है ये सारे स्टेट बैंक्स हैं यार। सो आई मीन ये अभी 48% हमारा जो डिपॉजिट टू वो रेशो है, लोन रेशो है, ADR जिसको कहते हैं, एडवांसेस टू डिपॉजिट रेशो। 100 रुपया जो है वो डिपॉजिट आता है और 48% जो रुपया जो है वो लोन देते हैं, तो ये तो ठीक नहीं है। और फिर ये भी है कि सिर्फ 9 से 10 शहरों में 85% क्रेडिट डिसबर्स होता है। KPK जो 600 बिलियन का मेरे ख्याल में डिपॉजिट बेस है, 50 बिलियन से कम उसकी लेंडिंग है। ये क्यों भाई, ये क्यों डिप्राइव कर रहे हैं? यही चीज़ साउथ पंजाब की, यही नॉर्थ सिंध की, यही बलूचिस्तान है, यही चीज़ आज़ाद कश्मीर है। सो वी हैव टू नाउ बिकम ये हमारा बैंकिंग सेक्टर को अपना एक किस्म से रीजेक्ट करना पड़ेगा कि भाई ये ऐसे नहीं होगा इसमें। और फिर 75% कॉर्पोरेट बैंक लेंडिंग है, 7% SME है, 5-6% एग्रीकल्चर है, तो उसको भी ठीक करना पड़ेगा। वाई नॉट हाउसिंग वगैरह ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। और बैंकिंग का फुटप्रिंट, टोटल बैंकिंग का फुटप्रिंट इस पर GDP का 33% है, वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। और उसका भी आपको मैंने बताया 48% लैंड करते हैं, तो ओनली 16% ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, जो कि इस वक्त फॉर्मल सेक्टर का ओनली वे पीपल कैन बोरो इज थ्रू बैंकिंग, वो 16% सपोर्ट करता है। तो इसको बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश भी 50-60% पे है, इंडिया तो 80-90 पे है। चाइना 225% ऑफ GDP इज बैंकिंग फुटप्रिंट। वी हैव टू डू समथिंग बेटर। और इसी चीज़ से हमने देखा है कि हमारी जो सेविंग रेट है वो ज़्यादा बढ़ नहीं रहा, क्योंकि हम बेसिकली हमने फॉर्मल सेक्टर के बीच में ये बैंकिंग वगैरह को जगहों पे नहीं लेके गए। तो इसमें हमें काफ़ी काम करना पड़ेगा। और इसमें ज़ाहिर है हमने ये डोमेस्टिक कॉमर्स जो है कि यहाँ के लोग, हमारे रिटेलर्स, हमारे ताजर, इनकी हमने ज़िंदगी कैसे आसान करनी है, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। सो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि ये तो हमने प्लानिंग कर ली। अब हमने आगे जब चलेंगे तो इसका भी एक वेल ऑर्गेनाइज तरीके से हम चलेंगे
और इसमें अभी अगर आप मेरे से पूछें कि जनाब आपके की चैलेंजेस जो हैं वो मैं बता चुका हूँ। रेवेन्यू हमारा की चैलेंज है, पावर सेक्टर हमारा की चैलेंज है, प्राइस स्टेबिलिटी हमारा की चैलेंज है, और ओवरऑल ग्रोथ इज़ आर की चैलेंज। ठीक है जी। अब हमने देखा है कि चीज़ें अच्छा होना शुरू हुई हैं। मैंने अभी आपको बताया एग्रीकल्चर में भी हुआ, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी है। आज ही मैंने बैठ के गवर्नर के साथ, बैठ स्टेट बैंक के साथ एक स्कीम हमने शुरू की है, और वो है SME पे। SME हमारी जो है उसको पैसे कोई नहीं देता यार। बैंक्स वाले इस वक्त SME लोन्स, आपको इस वक्त ताज्जुब होगा, मुझे आज बताया गया 1 लाख सिर्फ SME लोन है पूरे सिस्टम में। 1 लाख SME मिलियंस में है, 1 लाख हम लोन देते हैं। तो हमने आज उसको एक बहुत पैराडाइम शिफ्ट किया है, उसमें हम लोग पैसे डालेंगे और उसको हम एक किस्म से प्रोग्राम बेस बनाएंगे। मकसद ये है कि अगले 2-3 साल के बीच में ये 1 लाख 2-3-4 मिलियन होना चाहिए, 2 मिलियन तो कम से कम होना चाहिए, जिससे यह है कि, और उसमें हुकूमत पैसे डाल रही है इनको इंसेंटिवाइज करने के लिए। प्रोग्राम बेस्ड होगा, जिस तरह कंज्यूमर होता है उसी बेसिस पे होगा। उसकी जो आप लॉस रेशोज हम लॉस लेंगे परसेंटेजेस, हुकूमत जो है तकरीबन एवरेज पे 50% का लॉस जो है वो हुकूमत लेगी। इंश्योरेंस हम कंपनी बढ़ा रहे हैं, उसके थ्रू होगा ये। तो और कामयाब नौजवान भी इस वक्त तकरीबन 8,500 लोन है, नथिंग, बड़ा थोड़ा है। वो हमने बैठ के इसको रिवैम्प किया है। हम ये अखुवत वगैरह, ये RSPs, NRSPs इसको यूज़ करेंगे। इसको नॉट कामयाब नौजवान बट कामयाब किसान भी शुरू करेंगे, ये भी हम करेंगे, और इसको भी स्केल करेंगे। ये भी 8-9 हज़ार नहीं होना, क्योंकि आपने बैंकर्स के हवाले कर दिया ना, तो बैंकर तो मेरे जैसे लोग होते हैं, हर चीज़ को देखते हैं कि भाई सिक्योरिटी क्या है, इसका क्या है, इसका आगा पीछा देखो, ये देखो। नहीं, हमने इसको स्केल करना है। वी वॉन्ट टू टेक दिस अप टू हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स। ओके, सो दिस इज़ द वे वी बिलीव दैट वी विल बी एबल टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एट द ग्रास रूट्स ऑफ दिस कंट्री। ये कामयाब किसान, कामयाब नौजवान का मतलब है कि जो बॉटम्स अप। बाइडेन ने क्या कहा है उस दिन? बाइडेन ने कहा ट्रिकल डाउन जो है वो फेल हो गया। हमें नीचे से ऊपर वाला जो है वो मॉडल लाना पड़ेगा कि नीचे वालों को आप अगर वो करें तो वो अपने बिजनेसेस बनाएं, जो मर्जी करें। वो जो है, क्योंकि इस वक्त जो टॉप ट्रिकल डाउन ने ये किया है, अमेरिका में किया, और हमारा भी ऑलमोस्ट यही होना चाहिए। अमेरिका में निचले से लेके ऊपर वाले जो है उसमें फ़र्क जो है वो 250 टाइम्स का फ़र्क आ गया। आज से 20-30 साल पहले कोई 25 गुना फ़र्क था, आप 250 हो गया। इट मीन्स रिच आर गेटिंग रिचर, पुअर आर स्टेइंग वेयर दे आर। हमने वो अभी ये SME लोन्स, कामयाब नौजवान, कामयाब किसान, इनके थ्रू हमने ये निचले लेवल पे हमने प्रॉस्पेरिटी लानी है। उससे एक तो पावर्टी लेवल्स जो है वो नीचे गिरेंगे। दूसरा ये है कि एक चीज़ और चीज़ वो आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि वो इसने अभी तक तो बात ही नहीं की, और वो ये है कि हमारे पास इस वक्त IMF प्रोग्राम है, हम उससे निकले नहीं हैं। तो हमने उनसे ये बात की है, और वो ये कहा है कि देखें, और ये मैंने मिसाल दी है उनको कि देखें जी 92% हमारे रेवेन्यू कर रहे थे, और कोविड-3 आया और उसके बाद किस तरह गिर गए हैं। इस वक्त हमारे पास जो है ये जो टैरिफ हमने इंक्रीज़ करना है, या इंक्रीमेंटल टैक्सेस जो आप हमारे पास डिमांड करें, वो हमारे पास इस वक्त गुंजाइश नहीं है। हमारा आम आदमी जो है वो बिल्कुल तंग आ चुका है, ये सारी महंगाई, और इसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। आप बढ़ा दें फ्यूल चार्जेस वगैरह, आपको एकदम इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ना शुरू हो, हर चीज़ पे आज लागू होती है, इसमें ये टैरिफ वगैरह में। तो हमने उनसे बात की है, और वो काफ़ी सिम्पैथेटिक है, वर्ल्ड बैंक भी और IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर भी। तो हमने इनसे बैठ के ये देखना है, और ये हमने उनको कहना है कि हम IMF प्रोग्राम से निकलेंगे नहीं, लेकिन हमें आप ज़रा कुछ स्पेस दें, और उसको हम तरीक़ेकार जो चेंज कर देंगे। टैरिफ इंक्रीज इज़ नॉट द ओनली वे टू रेज मनी। ऑल देयर इंटरेस्टेड कि हमारा जो सर्कुलर डेट है वो बढ़ता जा रहा है, उसके ऊपर कोई थोड़ी ब्रेक्स लगनी चाहिए, उसमें कोई थोड़ा सा वो ये आना चाहिए, स्टेबिलिटी आनी चाहिए। वो हम उनको प्रूव करेंगे कि हम जो मेजर्स लेंगे उसकी वजह से वो होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम वो टैरिफ इंक्रीज अपने आम आदमी के ऊपर करेंगे। वो इस वक्त हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज़ नॉट विलिंग टू डू दैट, और हम इसमें से इनको माजरत करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह वो देयर सिंपैथेटिक टू दिस।
दूसरी चीज़ ये है टैक्सेस के ऊपर, हम टैक्सेस भी ये करेंगे कि हमें ज़रूरी नहीं है कि हम ये बेसिकली जो उनके ख्याल में हम ये एग्जाम्पशंस वगैरह ये करते हैं, हम टैक्स का एनवलप बढ़ाएंगे, हम इनोवेटिव तरीक़ों से बढ़ाएंगे और आप देखें कि हम नए हम चीज़ें लेके आएंगे जिससे ये है कि हमारा ये टैक्स टू GDP अब 10.25 होगा इस साल, वो इंशाल्लाह हर साल 1.25%, 1%, 2%। अगर आप वो समझे हैं कि हमें जिस तरह पहले एक दफ़ा उन्होंने 2019 पे एकदम हमें कहा कि आप 3,800 से उठ के 5500 पे चले जाओ, ये नहीं होगा, ये हमें दिस इज़ द रॉन्ग वे ऑफ डूइंग इट। हम हर साल 1-1.5% अगर करते जाएं तो 7-8 साल के बीच में हम 20% पे चले जाएंगे। आई थिंक दैट्स द वे टू गो और हम उनको ये कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल, तो पहले मेरा ये है कि अगर इफ़ द पीपल थिंक कि हम IMF प्रोग्राम से निकलने की कोशिश करें, नहीं, हम नहीं निकलेंगे, क्योंकि देखें IMF प्रोग्राम से एक आपको एक स्टैम्प मिलती है और उसके बाद जिससे ये है कि दुनिया जो है आपको वो देखती है कि ये बेसिकली स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हम जो उन्होंने इस वक्त हमें जो दिए जो हदफ दिए हुए हैं उनको हम कहेंगे इस वक्त कोविड 3 आ चुका है और उसकी वजह से हमें आपको थोड़ा सा स्पेस दें। और मुझे जो मेरी गुफ्तगू उनसे हुई है और हमाद की जो गुफ्तगू हुई है उसमें वो काफ़ी एक इसमें कंसिडर करेंगे। तो ये मैंने तो बातें कर ली अपनी, तो अब प्लीज़ सवाल। जी जी मेहताब मियाँ, कैसे हो? सर बिल्कुल ठीक ठाक सर, लगता है आपकी ग्रेट फुल है। सर तो 3 क्वेश्चन है मेरे। एक तो ये फ्रंट लोडेड जो आपने कहा है कैरियर का प्रोग्राम, आप बेसिकली रेवेन्यू का टारगेट कितना रखना चाहते हैं? क्योंकि एक तरफ तो अगर आप स्पेस क्रिएट करनी है तो रेवेन्यू तो डेफिनेटली आपको चाहिए होगा, तभी स्पेस क्रिएट हो सकती है। अब दूसरी सर बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इम्प्रेशन मिल रहा है ये NPIC की जो मीटिंग्स हैं कि उसमें आप जो CPI की मेथोडोलॉजी है उसके साथ कुछ टिंकरिंग करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि अगर उनकी मेथोडोलॉजी को आप चेंज करेंगे तो आपको पूरी सीरियस जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। देखें, बड़ी अच्छी बातें आपने दोनों की। पहला तो आपने कहा कि जी रेवेन्यू तो बढ़ाना है यार, हमने रेवेन्यू तो हमने बढ़ाना है और हमारा बढ़ रहा है, अभी भी 57% तो बढ़ा है ना पिछले ईयर ऑन ईयर पे, ठीक है। हमने रेवेन्यू को जो वो टारगेट की बात करें, हमने उनको कहना आप हमें टारगेट ना दें, क्योंकि हमें पता है कि हमने बढ़ाना है ये। तो हम इंशाल्लाह चाहेंगे कि हम रेवेन्यू जो है उसके जो वो कह रहे हैं उसके करीब ले जाएं, लेकिन उसकी उनकी तरह ना ले जाए ना जिस तरह वो कह रहे हैं एग्जाम्पशन को ख़त्म कर दो, इसको ख़त्म कर दो, वो ख़त्म कर दो। मार धाड़ हमने नहीं करनी। और हमने जो जिस तरीके से हम जो है वो वैट को अपना ये जो अपना GST को है इसको स्ट्रीमलाइन करेंगे। हम अपने इनकम टैक्स वालों को, हमारे पास इस वक्त पूरी टेक्नोलॉजी हमने यूज़ की है, सारों का डेटा हमारे पास आता है, जो पैसे नहीं दे रहे उनके पास जाएंगे, इसको ब्रॉडन करेंगे। तो ये तो बढ़ाना ही है। दूसरा ये है कि मैं आपको बिल्कुल, मैं वो शख्स हूँ जिसने ये इसको स्टेटिस्टिक्स पाकिस्तान के लिए लेके इसको इदारे को बिल्कुल इंडिपेंडेंट किया था मेरे वक्त में, और मैंने कहा था ये हमारे पास फाइनेंस के पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इसको हम मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए। तो मैनिपुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो उनके साथ मैं बात कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ। 35 शहर जो हैं वो उनको उनसे ये प्राइसेस लेते हैं। 35 शहर में जनाबे वाला, आप ज़रा उसकी ज़रा ब्रेक डाउन